ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मुलाकात और जीवन संगनी में खास दंपत्ति। अच्छा, कभी आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं रहा कि भाई क्योंकि शादी हो गई है, अब आपको एक और आपके साथ फैमिली जुड़ गई है, उसे देखना है, कहीं पढ़ाई छोड़ दी जाए, इस तरीके का प्रेशर परिवार से या किसी और से, या आपकी धर्मपत्नी ने कहा हो, पाना देवी जी ने, कि भाई अब तो आप जरा घर संभालो, अब कहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हो? ये बड़ा संघर्ष रहता है एक शादी के बाद का। नहीं, प्रेशर खूब था जी। इनका तो मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ, पिताजी ने कहा अभी जब तक तुम फेल नहीं होगा हम जब तक नहीं छुड़ाएंगे। लेकिन इनका ये रहता था कि स्कूल मत छोड़ना। हाँ। ये शिक्षा के प्रति इतने समर्पित रहे होंगे उस जमाने में कि आप स्कूल मत छोड़ना, कोई मुसीबत आई आपके तो हम आपकी मदद करेंगे। अगर कोई फीस भरने का विषय भी आया, जो मैंने इस पुस्तक में लिखा भी है जी, तो इसमें उन्होंने मदद की। 1-2 रुपए की कहानी है इसमें, एक सफर हम सफर के साथ। हाँ, इसी में एक कहानी है जी। एक सफर हम सफर के साथ। जब मैं 11th में था जी, तो हम बीकानेर की एक फोर्ट स्कूल में पढ़ते थे। तो एडमिशन हमारा हो गया, हम पढ़ते रहे। लेकिन बहुत 5-6 महीने के बाद एक ऐसा टीचर आया हमारा, उसने कहा भाई तुम फुटबॉल खेलते हो क्या? मैंने कहा हम खेलते हैं। तो बोला फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों को 2-2 रुपये जमा कराने होते हैं, तुमने 2 रुपये जमा नहीं कराए। मैंने कहा गुरुजी किसी ने कहा ही नहीं। उस टाइम 2 रुपए की बड़ी अहमियत होती थी। अहमियत भी होती थी और वो साल भर का था वो तो जी, सर्विस चार्ज। कोई फुटबॉल का खेलते समय कई खर्चा थोड़ा मोटा आता ही है। तो मैंने कहा मैं तो, मुझे कहा नहीं इसलिए मैंने जमा नहीं कराया। बोले तेरा नाम काट दूंगा मैं, तुमने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, 2 रुपये जमा नहीं कराए, ये स्कूल कोर्स के पैसे हैं, मैं नाम काट दूंगा। ऐसे जोर से बोला वो। तो अब तो है नहीं, वो रहे नहीं। मैंने कहा गुरुजी कब तक चाहिए आपको? कि कल 11 बजे तक नहीं लाएगा तो मैं तेरा नाम काट दूंगा। तो मैं घर आया। घर में पिताजी कोई शादी में गए हुए थे। उस जमाने में शादियां में भी लोग 3-3 दिन तक दूर जाते थे, जैसे 20 कोस, मतलब आप समझिए 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। कुछ साधन नहीं होते थे, पैदल जाते थे हमारे यहाँ रेगिस्तान में। तो बोला वो तो 3 दिन बाद आएंगे। तो मैंने कहा वो कल तो नाम कट गया। तो फिर मैंने दादी को पूछा, तो मैंने कहा मुझे 2 रुपये चाहिए। उन्होंने कहा क्या करेगा पढ़ करके? ज़्यादा पढ़ते हैं वो पागल हो जाते हैं। तो मैंने देखा भाई ये क्या, ये तो अच्छा, मैं भी बचपन में ही था। मैंने माँ से पूछा, मैंने कहा आप 2 रुपये दे सकते हो? तो उन्होंने कहा जब दादी ने मना कर दिया, और दादी हमारी थी फाइनेंशियल कंट्रोलर, उन्होंने कहा जब दादी ने मना कर दिया तो मैं दूंगी तो नाराज हो जाएगी दादी, वो ठीक नहीं है, दादी को ही समझाओ। फिर समझाया, उन्होंने कहा नहीं ज़्यादा पढ़ना ही नहीं चाहिए, अपने घर में काम है बुनाई का वो करो, नहीं तो खेत में करो, क्या करना है। 10वीं तुम्हारी पास हो ही गई, 11वीं में तुम आ गए, कहीं ना कहीं तुम्हारे नंबर अच्छे हैं, लग जाओगे, क्या करना है। वो जज गई, 2 रुपये नहीं देने। ये सुन रहे थे सारी ये चीज़ें। तो इन्होंने मुझे पूछा भाई आपकी तकलीफ क्या है? मैंने कहा मुझे 2 रुपये चाहिए। ये घूंघट में रहते थे उस समय। मैंने कहा मुझे 2 रुपये चाहिए। पीछे ले गए मुझे, पीछे ले जा करके दीवार के पास खड़ा हम हुए। हमने क्या 2 रुपये? बोला मैं पैसे तो मेरे पास है 7 रुपये, लेकिन वो मेरी माँ की अमानत है। जब मैं पियर से आती हूँ ससुराल तो मेरी माँ कोई 1 रुपया देते हैं, कोई मेरे पिताजी देते हैं, कोई भाई देता है, कोई मेरी बहन देती है, बैंक था वो इनका अपना, वो मेरी भाभी देती है। वो तो हमारा 7 रुपये वो तो हम नहीं देंगे, लेकिन आपको 2 रुपये हम सुबह दे देंगे। मैंने कैसे दोगे? तो ये गए, बाजार था हमारा 7-8 किलोमीटर दूर गंगा शहर का, वहाँ से काफ़ी दूर कोई ये मोती होते हैं ना, मोती जिसको हम मिनिया बोलते हैं, वो मोती लाए। ये अभी मैंने एक छोटा सा कारखाना आपको दिखाया ना, हाँ जी, वो इस तरह का एक कारखाना, इस तरह का कारखाना इनका उस समय भी छोटा छोटा चलता था। ये लाए वो 7 रुपये में मिनिए और सामान ला करके। हमारे घर में लाइट नहीं थी, अंधेरा हो गया तब तक। रात भर इन्होंने काम किया, इन्होंने वो बनाया रात भर एक बंदरबाल जी। अच्छा, और सुबह ये जाकर के उसको 9 रुपये में बेच आए। 7 रुपये सुरक्षित हो गए और 2 रुपये आपके लिए भी आ गए। 2 रुपये मेरे लिए आ गए। लेकिन वो मुझे साइकिल लेकर के जाना था, मुझे तब तक आए नहीं थे। तो मैं साइकिल लेकर जा रहा था, ये बाजार के आसपास मुझे मिले कि ये लो आपके 2 रुपये। तो मैं उसमें जब साइकिल से गया और स्कूल, तो मुझे 11:02 हो गए थे, मेरे पास घड़ी थी नहीं। मास्टर जी ने कहा भाई अब आप तो लेट आए हो, आपके तो
मैंने टीसी काट दी। 11:01 पे तुम नहीं आए तो काट दी। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो पता नहीं कितनी बजी है, लेकिन मैं 2 रुपये ले आया हूँ। आज ही तो आपने कहा था 11 बजी है, लोग कह रहे हैं। क्या नहीं भाई 11:02 हो गए, लेकिन वो रुपए नए थे। तो मास्टर जी को पता नहीं क्या वो अट्रैक्शन हुआ, उस एकदम नया नोट था 2 रुपये का। उसके पीछे की ताकत भी थी ना। पीछे की ताकत भी थी। तो मास्टर जी ने रुपये को इधर देखा उधर देखा, उसने देखा रुपये तो नए हैं 2। अरे तो चलो तेरा नाम का वापस टीसी काटी को कैंसिल करता हूँ मैं। तो उन्होंने कैंसिल कर दी। तो अब मैं उस पॉइंट को पीछे खड़े होकर के देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है, टर्निंग पॉइंट लगता है वो टर्निंग पॉइंट लगता है कि अगर ये 2 रुपये की व्यवस्था नहीं करते तो मेरी टीसी कट जाती। तो आपने एक चीज उस टाइम नोट की है कि कैलकुलेशन तो इनकी बहुत जबरदस्त थी। जबरदस्त थी कैलकुलेशन, तो वही जीवन में काम आ रही है कैलकुलेशन। ये तो बहुत महत्वपूर्ण रही थी उस टाइम कि 7 रुपए अपने भी बचा लेने और 2 रुपए आपको कर्जा और रात को चिमनी की रोशनी में काम कर लेना। हाँ, ये एक बड़ी चीज है। वो लाइट तो थी नहीं, तो थी नहीं। केरोसिन में चिमनी की रोशनी में काम कर लेना और फिर 2 रुपये मुझे दे देना। तो वो 2 रुपये अगर मेरे को नई व्यवस्था होती तो मेरा तो नाम कट जाता। नाम कट जाता तो मैं पढ़ ही नहीं पाता, ना तो मैं टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर बनता, ना मैं पीसीएस बनता, ना मैं आईएएस बनता, और ना मैं एमपी बनता, तो 2 रुपए की मंत्री बनता। 2 रुपए की कहानी वो इसमें है। 2 रुपए की कहानी बिल्कुल वो इसमें है। मतलब ये 2 रुपए आपके लिए जीवन भर के लिए ये ऐसे हो गए कि ये कहते हैं ना कि एक पल्ले में गांठ बांध के रख लिया आपने, तो अपने पास गांठ बांध के। और ये लिखे क्यों ये भी सुन लो जी। ये भी बहुत शानदार एक सब्जेक्ट है। हाँ, मैं एक जगह एक जिले में एडीएम डेवलपमेंट था, एडिशनल कलेक्टर डेवलपमेंट, जिसको पीडीडीआरडीए आपके यहाँ भी कहते होंगे। जी। उस समय वहाँ था। तो वहाँ एक कलेक्टर को ट्रेनिंग में भेजा उस जिले के। प्रेस्टिजियस एक इंस्टीट्यूट थी मैनेजमेंट की, वहाँ 100 कलेक्टर गए पूरे देश से। लेकिन हमारे कलेक्टर साहब ने कहा भी ये ट्रेनिंग फालतू का काम है, मैं नहीं जाता। उन्होंने हमारे चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया कि भाई ये ट्रेनिंग में मैं नहीं जाता, ये ट्रेनिंग में समय खराब होता है और ट्रेनिंग 7 दिन की है, हमारे ज़िले में काम। बोला नहीं जाना पड़ेगा, हमने पैसे जमा करा दिए। बहुत प्रेस्टिजियस वो ट्रेनिंग है, वो ह्यूमन लैब की ट्रेनिंग है, ह्यूमन बिहेवियर समझाएंगे आपको। बोला मेरा अच्छा बिहेवियर, कोई दिक्कत नहीं। बोला नहीं भी ऐसा नहीं चल सकता, जाना पड़ेगा। तो कि मैं तो नहीं जाता, मतलब मेरे तो घर में फिर शादी वगैरह बताई। फिर दूसरे दिन और फ़ोन किया तो भी चीफ सेक्रेटरी ने कहा जाना पड़ेगा, नहीं तो एक काम करो तुम। वो अच्छे थे, चीफ सेक्रेटरी के भी संपर्क में थे। उन्होंने कहा तुम छुट्टी चले जाओ, तुम्हारे किसी सीनियर आदमी चार्ज दे दो, वो कलेक्टर ही होगा और वो चला जाएगा। तो वो छुट्टी चले गए। छुट्टी चल के मेरे को चार्ज दे दिया। तो मैं एज ए कलेक्टर उस ट्रेनिंग में गया। कुछ डायरेक्ट रिक्रूट ही थे उस ट्रेनिंग में, कुछ हम प्रमोटी जैसे लोग थे। पढ़ाने वाला एक जर्मन प्रोफेसर था, उसने शुरू में पहले ही दिन एक किताब दी हमको, कॉपी 50 पेज की। बोला आज का 3 घंटे का आपका पेपर है। उसमें उसका क्वेश्चन एक ही था, बोर्ड पे भी लिखा हुआ था कि आप जीवन में सफल इंसान हो, यू आर ए कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और कलेक्टर, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सफल इंसान होता है। हम मानते हैं यू आर ए सक्सेसफुल मैन। इस सफलता के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ है वो आपको लिखना है। उसने उदाहरण देके भी समझाया कि माता जी का भी लिख सकते हो, पिताजी का भी लिख सकते हो। उसने ऐसा कहा तो लोग लिखने लगे। 5 मिनट में किसी ने माता जी लिखना है, किसी ने पिताजी लिखना है लिखा, किसी ने गुरु जी लिखा, किसी ने खुद की मेहनती लिखी, किसी ने भाग्य लिखा। लेकिन आपके दिमाग में 2 रुपए चल रहे थे और मेरे दिमाग में, आपने सही पकड़ा संजय जी, मैं पीछे मुड़ के देखने लगा कि भाई ये पूछ रहा है क्वेश्चन का भाव ये कि सबसे ज्यादा योगदान किसका। तो मैंने देखा माता जी का भी योगदान है, पिताजी का भी है, दादाजी का भी है, दादी का भी है, गुरुजनों का भी है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान ये पूछ रहा है। तो मैं लिख नहीं पाया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, सब तो आधे घंटा में चले गए थे ना। वो खाली साइकोलॉजिकल टेस्ट था। पेज, एक कॉपी थी 50 पेज की, एक ही पन्ने में नाम लिखना था। आप किसी पन्ने में लिख सकते हो, नाम एक लिखना, संबंध बताना है और साइन करने। 2.5 घंटे के बाद वो इन्विजिलेटर मेरे पास आया, भाई मिस्टर मेघवाल, नाउ 2.5 hours has gone, half an hour is remaining and you have to write one name and you have not written. मैंने कहा सर मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। बोला सोच लीजिए जल्दी, अब टाइम बहुत कम है।
तो फिर मैं सोचने गया तो फिर पीछे समझ में आया भाई ये 2 रुपए की जो कहानी मैंने बताई ना जी। वो मेरे मन में चल रही थी, तो मैंने इनका नाम डाल दिया, श्रीमती पाना देवी मेघवाल संबंध पत्नी, साइन कर दिए। उसके बाद लंच हो गया तो मैं जब हम बैठे टेबल पे तो एक आदमी आया, बोला यार ये आदमी अपनी पत्नी से डरता है। तो मैंने देखा भाई ऐसे कैसे हुआ, मैंने कहा पेपर आउट हो गए क्या भाई, ऐसे पता कैसे चला इनको। तो मैंने गुरुजी से पूछा, वो जो प्रोफेसर थे, तो बोला नहीं वो बहुत जल्दी हमने चेक कर लिया, तो एक पेज ही तो था, कुछ था नहीं, पत्नी किसी ने नहीं लिखा, यू हैव रिटन। तो नाउ आफ्टर लंच आपकी हम क्लास लेंगे। मैंने कहा ले लेना। मैंने कहा क्या क्लास लेंगे, मुझे खड़ा कर दिया ऊपर। बोले कैसे लिखा पत्नी, उसका रीजन दो। तो मैं कभी कुछ बताता कभी कुछ बताता। प्रोफेसर भी बहुत अच्छा था। पहले दिन तो वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, दूसरे दिन भी हमारी पूरी कहानी जैसे आप पूछ रहे हो ना, कौन सा मौला था, कैसे पढ़े, किसने योगदान दिया, क्या काम हुआ, दूसरे दिन भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तीसरे दिन मैंने जैसे ये 2 रुपए की कहानी बताई उसको, उसने कहा नाउ यू आर राइट मिस्टर मेघवाल, और मुझे खड़ा करके बहुत शाबाशी दी। लेकिन जब ट्रेनिंग पूरी हुई तब उसने हाथ पकड़ लिया मेरा कि मिस्टर मेघवाल, इस संसार में 10 से 15% लोग दबी जुबान से कहते हैं कि मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का योगदान है। कुछ लोग दोस्तों में ओपन भी बोलते हैं, लेकिन भाई मिस्टर मेघवाल लिखता कोई नहीं है, कैन यू राइट। और हाथ छोड़ा ही नहीं उसने। तो मैंने प्रॉमिस किया, मैंने कहा आई विल राइट सर। तो मैं मौका देख रहा था कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ उससे लिखूं कब। 98 में मैंने प्रॉमिस किया था, तब शादी के 50 साल मेरे पूरे हुए, तब आपने लिखा। हाँ 2018 में मेरी शादी 1968 में हुई जी। 2018 में जब शादी के 50 साल पूरे हुए तो मैंने सोचा मैं पत्नी को गिफ्ट क्या दूं। मैंने कोई शादी में कोई साड़ी नहीं दी या कोई सोने का गिफ्ट नहीं दिया, मैंने इनको ये पुस्तक गिफ्ट की, एक सफ़र हम सफ़र के साथ। और सिंपल फंक्शन नहीं किया हमने, ये फंक्शन हमने किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में। ये 50 जोड़े बुलाए हमने जो इसमें हैं। हाँ, ये मैं एक दाम्पत्य पे अभी आपने पुस्तक का बड़ा अच्छा दिव्य पथ दाम्पत्य का, मतलब वही हम बात कर रहे थे कि ये जो दिव्य पथ दाम्पत्य का आया, ये नाम बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। और अगर आप इस नाम के पीछे जाएंगे तो बहुत बड़ा संसार है। तो ये नाम कहाँ से आया? हाँ, यही मैं आपको कहने वाला हूँ कि ये जो फंक्शन हुआ जी, तो हमारे उस फंक्शन का सब्जेक्ट था कि आदमी शादी करता है हैप्पी रहने के लिए जी, लेकिन वो शादी के बाद कभी कभी हैप्पी क्यों नहीं रहता, क्या है कारण ढूंढो। तो ये 5 घंटे का फंक्शन था। तो एक मध्य प्रदेश में उस समय एक आनंद मंत्रालय था, शिवराज सिंह जी जब उस समय मुख्यमंत्री होते थे, तो वहाँ एक हैप्पीनेस का मिनिस्ट्री थी। वहाँ से एक प्रोफेसर आए थे नंदितेश निले पढ़ाने, वो हमारे अब अच्छे दोस्त हो गए, वो पहली बार ही मिले वहाँ। उन्होंने बहुत अच्छा बोला और लोगों ने भी बोला। फिर एक भूरेलाल जी करके एक आईएएस, बहुत रिटायर्ड आईएएस भूरेलाल जी, कभी वो वीपी सिंह के समय शायद वो ईडी के डायरेक्टर थे भूरेलाल जी, कभी इलाहाबाद के कलेक्टर होते थे, तो गंगा को साफ करने का उन्होंने मन बनाया था। इस तरह के वो आदमी थे। वो उस हमारे 50 क्लब में आ गए थे। एक जस्टिस पसायत, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, वो भी आ गए। कलराज मिश्र वो भी आए। ऐसे 5-6 लोग। फिर भूरेलाल जी ने ये कहा, ये सब्जेक्ट हमारे साथ, वो फंक्शन हो गया, 5 घंटे खाना खा लिया। उन्होंने कहा सब्जेक्ट बहुत अच्छा चुना है मेघवाल जी आपने। उन्होंने कहा अपने को और बैठना चाहिए समाज में, ये जो शादियों की टूटन हो रही है, 498 उस समय आईपीसी थी, तो 498 आईपीसी के जो मुकदमे हो रहे हैं, इसको कम करने के लिए हमें समझदार लोगों को आपस में बैठना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो हम यहीं बैठते थे भोजन वोजन करने के लिए, 500 आते थे हम, मैं, जस्टिस पसायत, भूरेलाल जी, कलराज मिश्र और हुक्म देव नारायण यादव हमारे एक एमपी होते थे। हम 500 बैठ के यहाँ 2-4 बार बैठे। तो ये भूरेलाल जी के मन में आया कि भाई ये जो दाम्पत्य का पथ है ये दिव्य होना चाहिए। तो मैंने कहा किताब का शीर्षक क्या रखें कि मुझे यही लगता है। तो उन्होंने अपनी एक कहानी कही अपने जीवन की कि मैं आईएएस बन गया था तो अभी मैं शादी नहीं करना चाहता था, आईएएस बन गया तो भी, लेकिन मैं एक गैदरिंग में मेरी वर्तमान पत्नी से मिला और मैं अट्रैक्ट हो गया। तब से ढूंढ रहा हूं कि ये मैं अट्रैक्ट क्यों हुआ।
तो हम कुछ लोग समझते हैं पुराने जन्म के संबंध रहे होंगे, पुराना कोई हमारी ट्री मिली होगी। तो उन्होंने कहा डिविनिटी के कारण ही अट्रैक्शन होता है, लेकिन हम उसको भौतिकता में ले जाते हैं। शादी भौतिक सुख साधन का एक एक्वायर करने का एक माध्यम है, जीवन भोगने का एक माध्यम है, आनंद लेने का एक माध्यम है, लेकिन असली आनंद वो नहीं है। बोला असली आनंद डिविनिटी को ढूंढने का है, एक दूसरे की। पत्नी अपने पति के अंदर जो डिविनिटी है उसको ढूंढे, और पति पत्नी के अंदर जो डिविनिटी है उसको ढूंढे। इसलिए इस पुस्तक का नाम आप रखो दिव्य पथ दाम्पत्य का। दाम्पत्य का जो पथ है वो दिव्य है, और वो अल्टीमेट रियलिटी भी है संसार की। बोला यही आप नाम दो। तो ये नाम भूरीलाल जी के कारण हमने दिया। फिर उन्होंने कहा एक सुझाव और दिया कि जितने भी 50 लोग आए हैं उनके आप आर्टिकल मंगाओ और उनको कहो शादी क्या, उस पर अपने विचार लिखे। तो सबने लिखे हैं। इसमें शांता कुमार जी का भी है, बहुत शानदार एक आर्टिकल। ये आज क्योंकि ये बहुत एक ऐसा विषय है दाम्पत्य का जिस पे आज सबसे ज़्यादा बहस हो रही है। अगर आप भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बहस इसी पे चल रही है कि भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति में तो कहीं नहीं था कि इस तरीके से तलाक दिए जाए, इस तरीके से छोड़ दिए जाए, लिव इन रिलेशनशिप जैसे शब्द बीच में आ जाएं। लेकिन फिर भी आज आप कानून मंत्री हैं, क्या कभी आपके मन में विचार आया कि जो ये दिव्य पथ दाम्पत्य का है इस पर कुछ ऐसा हो कि जो हमारे यहाँ पे इस तरीके की शिक्षा दी जाए या एक काउंसलिंग की जाए नए नए बच्चों की, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए आज इजी है क्योंकि आप आज देश के वो मंत्री हैं जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो क्या कभी आपके मन में विचार आया कि इस पर कुछ ऐसा करूँ मैं, क्योंकि आपकी प्रेरणा है, आप लोगों को एक ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि लोगों को देखना चाहिए कि दाम्पत्य जीवन वास्तव में है क्या और संघर्ष क्या है उसका, और उसके बाद क्या मिलता है उससे। तो कभी ये विचार आ रहा है, कभी आप सोच रहे हैं? ये विचार आया। हमारा धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे हमने बात की। मैंने कहा जो आप मॉरल वैल्यूज़ का न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 जो डाल रहे हो ना चीज़ें, उसमें आप फैमिली लाइफ भी डालिए। और फैमिली लाइफ हमारी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वो कोविड ने सिद्ध किया। जो हम जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को विकसित भारत बनना है और 2047 एक टारगेट दिया है जी। तो उसमें विकसित भारत बनने के जो कुछ पैरामीटर हैं उसमें एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ उस देश में रहने वाले लोगों की है या नहीं है, तो हमारी काफ़ी आगे है। फिर उस देश की इकोनॉमिक साइज क्या है वो भी एक पैरामीटर है। फिर उस देश की सेना की ताकत क्या है वो भी एक पैरामीटर है। उस देश में जो लोग रहते हैं वो परोपकार की भावना से एक दूसरे की सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं वो भी एक पैरामीटर है। लेकिन एक पैरामीटर ये भी है कि उस देश में रहने वाले नागरिकों की फैमिली पावर क्या है, फैमिली की ताकत क्या है। कोविड में ये स्टडी सामने आया कि कोविड में बहुत विकसित देश परेशान हुए और बड़े बड़े देश परेशान हुए जिनके पास अस्पतालों के साधन ज्यादा थे। ऐसा लग रहा था कि भारत दूसरे देशों को परेशान करेगा, कोविड भारत से ही ज्यादा फैलेगा। लेकिन भारत ने सबसे ज्यादा कंट्रोल किया। उसका सबसे बड़ा कारण हमारी फैमिली की यूनिट थी, एक दूसरे की मदद करने की जो भावना थी ना फैमिली की, उसने कोविड को परास्त करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। ये स्टडी आई। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आगे।